के धाका क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राज्य विधानमंडल। हमारे पास के धाका क्लासेस के कुछ बहुत ही शानदार और विस्तृत नोट्स हैं। आज हम इन्हीं नोट्स की मदद से संविधान के पन्नों में छिपी उस मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे राज्य चलते हैं जी। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि अनुच्छेद 168 से 212 तक क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि विधानसभा और विधान परिषद की इस पूरी व्यवस्था का असली मतलब क्या है, शक्ति का खेल कैसे चलता है। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो किरदारों की कहानी की तरह देखना। अच्छा। हाँ, एक तरफ है विधानसभा जो सीधे जनता की आवाज है, जोशीली है, शक्तिशाली है, और दूसरी तरफ है विधान परिषद जो कुछ ही राज्यों में है और उसे एक शांत, सोचने समझने वाली, समीक्षा करने वाली संस्था की तरह बनाया गया है। इन दोनों के बीच का जो संतुलन है वही राज्य के शासन की कहानी है। ये तो दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नोट्स के हिसाब से सबसे पहले आता है अनुच्छेद 168 जो विधानमंडल की बनावट बताता है। जी। क्या कहता है? अनुच्छेद 168 आप कह सकते हैं कि नींव का पत्थर है। नींव का पत्थर। जी। ये कहता है कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और एक या दो सदन होंगे। जहां सिर्फ एक सदन है यानी विधानसभा, उसे एक सदनीय व्यवस्था कहते हैं, और जहां दोनों सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसे द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाता है। एक मिनट, यहीं पर मेरा पहला सवाल है। अगर ये दूसरा सदन यानी विधान परिषद इतना ही जरूरी है समीक्षा के लिए, विशेषज्ञों के लिए, तो ये सिर्फ 6 राज्यों में क्यों है? नोट्स में नाम दिए हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। क्या बाकी राज्यों में जल्दबाजी में कानून नहीं बनते? और ज्यादा आबादी वाले राज्यों को लगा कि उन्हें कानून बनाने में ज्यादा विचार विमर्श के लिए एक दूसरे सदन की जरूरत है। अच्छा। जबकि कई राज्यों को ये एक गैर जरूरी और खर्चीला ढांचा लगा। तो ये एक तरह से राज्य की अपनी जरूरत और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। संविधान निर्माताओं ने इसे राज्यों पर ही छोड़ दिया था। अच्छा, तो ये एक विकल्प है, कोई अनिवार्यता नहीं। चलिए अब उस सदन पर आते हैं जो हर राज्य में है और जिसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है, विधानसभा। इसे लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शक्ति सीधे जनता से आती है। ओके। इसके सदस्यों को राज्य के लोग जो 18 साल से ऊपर है सीधे वोट देकर चुनते हैं। इसीलिए यह जनता की इच्छा का प्रतीक है। यह निचला सदन हो सकता है, लेकिन असल शक्ति इसी के पास होती है। ये सरकार बनाती भी है और गिरा भी सकती है। एकदम सही। सदस्यों की संख्या वाला हिस्सा देखकर मैं थोड़ी चौंकी। एक तरफ संविधान कहता है कि अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए, लेकिन नोट्स में अपवाद भी दिए हैं। गोवा और मिजोरम में 40 और सिक्किम में सिर्फ 32। इतना बड़ा अंतर क्यों? ये भारत की विविधता को दिखाता है। संविधान बनाने वाले जानते थे कि हर राज्य एक जैसा नहीं है। सिक्किम जैसे छोटे और कम आबादी वाले राज्य के लिए 60 सदस्यों की विधानसभा बनाना वो अव्यवहारिक होता। इसलिए वहां की विशेष भौगोलिक और जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को देखते हुए ये छूट दी गई। और एक और बात जो मुझे थोड़ी अजीब लगी वो ये कि सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना पर आधारित है। मतलब हम 2024 में 50 साल से भी ज्यादा पुराने आंकड़ों पर चल रहे हैं। हाँ, और ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। इसे 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया गया था ताकि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर राज्यों में कोई विवाद ना हो। अच्छा। लेकिन इसका नतीजा ये है कि आज कुछ राज्यों की आबादी बहुत बढ़ गई है, पर उनकी सीटें उतनी ही हैं। जब 2026 के बाद ये बदलेगा तो राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। समझ गई। अच्छा, सदस्य बनने की योग्यताएं तो काफी सीधी साधी लगती हैं। भारत का नागरिक हो, 25 साल की उम्र हो और दिवालिया या मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो। जी, ये बुनियादी शर्तें हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। मतलब? अगर सरकार बहुमत खो दे तो राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। और हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है, जो एक असाधारण स्थिति के लिए बनाया गया प्रावधान है। तो ये तो हुई सदन के सदस्यों की बात, लेकिन इतने सारे सदस्यों वाले एक कमरे में व्यवस्था कौन बनाता है? जाहिर है एक रेफरी या मॉनिटर की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, और यहीं पर अध्यक्ष यानी स्पीकर की भूमिका आती है। सदस्य अपने में से ही किसी एक को स्पीकर चुनते हैं। स्पीकर सिर्फ बैठकों की अध्यक्षता ही नहीं करता, बल्कि वो सदन का संरक्षक होता है। संरक्षक? जी।
वो तय करता है कि कौन बोलेगा, बहस के नियम क्या होंगे और सदन में शांति बनाए रखता है। स्पीकर की एक शक्ति बहुत दिलचस्प है, निर्णायक मत, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्पीकर आमतौर पर वोट नहीं देता, वो निष्पक्ष रहता है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाएं, यानी टाई हो जाए, हाँ, तब स्पीकर अपना वोट देता है और उस वोट से फैसला होता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो गतिरोध को तोड़ती है। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला भी स्पीकर का ही होता है, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। चलिए अब विधानसभा की असली ताकत पर आते हैं। नोट्स में 3 तरह की शक्तियों का जिक्र है, विधायी, वित्तीय और कार्यकारी। इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। विधायी शक्ति का मतलब है कानून बनाने की ताकत। विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ओके, समवर्ती सूची पर केंद्र भी कानून बना सकता है और अगर टकराव हो तो केंद्र का कानून भारी पड़ता है। लेकिन राज्य के मामलों में कानून बनाने की असली शक्ति विधानसभा के पास है। और वित्तीय शक्ति, मुझे लगता है असली खेल तो यही होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कहते हैं जिसके पास तिजोरी की चाबी होती है, हुकूमत उसी की होती है। विधानसभा के पास राज्य की तिजोरी की चाबी है। अच्छा। कोई भी नया टैक्स लगाना हो या सरकार को कोई भी पैसा खर्च करना हो, उसे विधानसभा से इजाजत लेनी पड़ती है। बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, और धन विधेयक, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। और कार्यकारी शक्ति, इसका मतलब सरकार पर नियंत्रण। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद तभी तक अपनी कुर्सी पर रह सकते हैं जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत का भरोसा हासिल हो। जिस दिन बहुमत गया, सरकार गई। मतलब अविश्वास प्रस्ताव से। जी, विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके पूरी सरकार को घर भेज सकती है। यही संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो विधानसभा तो पूरी तरह से हीरो है इस कहानी की। अब दूसरे किरदार पर आते हैं जो थोड़ा रहस्यमयी है, विधान परिषद। इसे बनाने और खत्म करने की प्रक्रिया ही अपने आप में काफी अनोखी है। ये वाकई बहुत दिलचस्प प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 169 में दी गई है। ये एक 2 चरण की प्रक्रिया है। पहले जिस राज्य को विधान परिषद बनानी या हटानी है, उसकी विधानसभा एक संकल्प पारित करती है। और ये कोई साधारण बहुमत से नहीं होता। इसके लिए कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ये तो काफी मुश्किल लगता है। और दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण संसद के हाथ में है। विधानसभा से संकल्प पारित होने के बाद संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद बना या खत्म कर सकती है। तो पहल राज्य करेगा पर आखिरी मुहर केंद्र की लगेगी। बिल्कुल, ये केंद्र राज्य संबंधों का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी बनावट तो और भी ज्यादा जटिल है। सदस्यों की संख्या विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती और चुनाव का तरीका तो बहुत ही घुमावदार है। हाँ, क्योंकि इसका मकसद ही अलग है। यहाँ सीधे जनता से वोट नहीं लिया जाता। इसके सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। नोट्स के अनुसार 1/3 सदस्य विधानसभा के एमएलए चुनते हैं। ठीक है। फिर 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका और जिला बोर्ड के सदस्य चुनते हैं। अच्छा। फिर 112 सदस्य राज्य के शिक्षक चुनते हैं और 112 सदस्य स्नातक यानी ग्रेजुएट्स चुनते हैं। और बचे हुए 16 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। तो इसका मकसद एक ऐसा सदन बनाना है जिसमें सिर्फ राजनेता न हो, बल्कि शिक्षक, विशेषज्ञ और कलाकार भी हों। एक तरह की विद्वानों की सभा। बिल्कुल सही। इसीलिए इसे बुजुर्गों का सदन या विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। इसका एक और बड़ा फर्क है, ये एक स्थायी सदन है। इसे विधानसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन। जी। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ये एक निरंतरता बनाए रखता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब इन दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर असहमति हो तो क्या होता है? मान लीजिए विधानसभा ने कोई साधारण बिल पास किया और विधान परिषद को भेजा। तो देखिए, विधान परिषद उस बिल को ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रोक सकती है। 4 महीने? हाँ, पहली बार में 3 महीने के लिए। अगर विधानसभा उस बिल को दोबारा बिना किसी बदलाव के या कुछ बदलावों के साथ पास करके भेज दे, तो विधान परिषद उसे सिर्फ
1 और महीने के लिए रोक सकती है। और उस 1 महीने के बाद? उस 1 महीने के बाद बिल को दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है, चाहे विधान परिषद ने उसे मंजूरी दी हो या नहीं। अच्छा। या सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद के तरह राज्यों में संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अंत में चलती विधानसभा की ही है। तो विधान परिषद सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर का काम कर सकती है, गाड़ी को रोक नहीं सकती। ये कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वो बस प्रक्रिया को धीमा कर सकती है ताकि बिल पर और विचार विमर्श हो सके, लेकिन उसे वीटो नहीं कर सकती। और धन विधेयक के मामले में तो उसकी शक्ति और भी कम है ना? हाँ, धन विधेयक के मामले में तो विधान परिषद की शक्ति लगभग ना के बराबर है। विधानसभा से पास होने के बाद ये जब विधान परिषद में जाता है तो उसे सिर्फ 14 दिन मिलते हैं। सिर्फ 14 दिन? जी, वो सिर्फ अपनी सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानना या ना मानना पूरी तरह से विधानसभा पर निर्भर है। अगर 14 दिन में बिल वापस नहीं आता तो उसे अपने आप पारित मान लिया जाता है। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी लगती है। तो कुल मिलाकर चाहे कानून बनाना हो, बजट पास करना हो या सरकार पर नियंत्रण रखना हो, हर मामले में विधानसभा ही बॉस है। सही कहा। यहाँ तक कि राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनावों में भी सिर्फ विधानसभा के सदस्य ही वोट डालते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती। ये सब दिखाता है कि हमारे संविधान ने सीधे जनता द्वारा चुने गए सदन को ही सर्वोच्च माना है। अच्छा, इन सदस्यों को अपना काम बिना किसी डर के करने के लिए कुछ खास अधिकार भी मिलते हैं। नोट्स में अनुच्छेद 194 और 212 का जिक्र है। जी, इन्हें विधायी विशेषाधिकार कहते हैं। इसका मूल विचार ये है कि सदन के अंदर सदस्य जनता के मुद्दों पर खुलकर बोल सकें, बिना इस डर के कि उन पर कोई मानहानि का केस कर देगा। सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उन पर किसी कोर्ट में मुकदमा नहीं हो सकता। साथ ही उन्हें सिविल मामलों में सदन चलने के दौरान और उसके 40 दिन पहले और बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 212 वो क्या कहता है? अनुच्छेद 212 न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये कहता है कि विधानमंडल की कार्यवाही कैसे चली, इसमें कोई प्रक्रियात्मक गलती तो नहीं हुई, इस आधार पर अदालतें सवाल नहीं उठा सकती। अच्छा। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूत करता है, यानी हर अंग अपने क्षेत्र में स्वायत्त है। तो आज हमने के धाका क्लासेस के नोट्स के जरिए राज्य विधानमंडल की पूरी कहानी को समझा। अनुच्छेद 168 की नींव से लेकर विधानसभा की जबरदस्त शक्तियों और विधान परिषद की एक सलाहकार लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका तक। और हमने देखा कि ये पूरा ढांचा एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ जनता की सीधी आवाज को सर्वोच्चता दी गई है, तो दूसरी तरफ विचार विमर्श और समीक्षा के लिए भी एक जगह बनाई गई है, भले ही वो सीमित हो। ये जल्दबाजी पर लगाम लगाने और जवाबदेही तय करने का एक संवैधानिक प्रयास है। ये पूरी चर्चा मेरे मन में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के दौर में जहां हर चीज बहुत तेजी से हो रही है, क्या विधान परिषद जैसी एक धीमी और विचारशील संस्था की वाकई कोई प्रासंगिकता है? ये देखते हुए कि आखिर में विधानसभा की ही चलती है, क्या ये संस्था सच में कानूनों की गुणवत्ता सुधारती है, या ये केवल एक विलंब करने वाला और खर्चीला निकाय बनकर रह गई है, जिसका इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक समीकरण साधने के लिए होता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।